स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बात करेंगे खबरों की। उधम सिंह नगर में नजूल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरण और किफायती आवास आवंटन का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं सीएम ने क्या कुछ कहा। और बहुत सारे लोग वो तो अपने लिए जिसको सपना जैसा मानते थे, ऐसा नजूल भूमि के मालिकाना हक और आज उसके पट्टों के वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हम सब के बीच में से जिनको हमने पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोगों ने लोकसभा में सांसद के रूप में बनाकर भेजा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में जिनको रक्षा एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाकर हम सब के साथ उत्तराखंड राज्य के साथ समन्वय करने का काम, पूरे देश में काम करने का दायित्व दिया था। इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री एवं फिर से आप सबकी सेवा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनको फिर से जो काम शुरू हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए, नए कामों को भारत सरकार से लाने के लिए, फिर से हमारे यहाँ सेवा करने के लिए प्रत्याशी के रूप में उनको मौका दिया है, आप सबकी सेवा का अवसर दिया है। मैं उनका आप सबकी तरफ से, क्योंकि प्रत्याशी घोषित हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उससे पहले अजय भट्ट जी को पिछली बार से भी ज्यादा मतों से इस क्षेत्र से विजय बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप अपना सब लोग उनको अपना समर्थन देंगे। मैं सर्वप्रथम तो आज नजूल भूमि के मालिकाना हक का जिनको पट्टा मिला हुआ है, 2600 परिवारों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र पाने वाले सभी भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज ये दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ ही आज मैं देख रहा हूं कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग सभी यहां पर पधारे हैं। और किसी ने अभी यहां लालकुआ से अमृतसर के लिए जाने वाली ट्रेन के लिए हम सब लोगों को आकर मंच पर धन्यवाद कहा है। कुछ हमारी मुस्लिम बहनों ने बड़ी संख्या में आकर जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले लागू हुई है, उस समान नागरिक संहिता के लिए हम सबका हौसला बढ़ाया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा प्रोत्साहन किया है। मैं आप सभी लोगों का भी अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे निजी रूप से भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज आखिरकार लंबे समय के बाद वो दिन आ गया जब आप सभी को अपने सपनों का आशियाना मिल रहा है, उसका पट्टा मिल रहा है। और बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए आज से शुरू होने वाली हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने जाने वाले यात्रियों को आसानी और सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विमानन सेवाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है।
कि उत्तराखंड के अंदर लोगों की जो आवागमन है वो सुविधाजनक हो, सरल हो, आसान हो और पूरे देश के लोग उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में आसानी से आ पाएं। उसके लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, जहां हमने हेली सेवा भी पिछले दिनों प्रारंभ की है। पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट पहले ही शुरू हो गई है। हेली सेवा हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ पहले हो चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। अभूतपूर्व रूप से हमको सेवाएं उत्तराखंड राज्य को और उत्तराखंड राज्य आने वाले लोगों को प्राप्त हुई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया है हवाई सेवा को, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र राज्य का जो सहयोग है, आपसी जो तालमेल है, उस तालमेल के चलते राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कह सकते हैं कि अभूतपूर्व तरक्की यहाँ पर उत्तराखंड राज्य करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो राज्य में लगातार एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की जो बात करते हैं, उस पर केंद्र का सहयोग राज्य को मिलने लगा है। और आज ये कह सकते हैं कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 3 शहरों के लिए, देश के बड़े 3 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। देहरादून से अयोध्या के लिए आज से हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। वाराणसी के लिए आज से हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है और अमृतसर के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। शुरुआत में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी का जो जाल है वो भी सड़कों की तरह और बिछने लगेगा और पर्वतीय अंचलों पर भी जो हवाई सेवा उसका नेटवर्क यहाँ पर और तेज विकसित किया जाएगा। तो सीधे तौर पर उसका असर अब यहाँ पर देखने लगा। देहरादून से अयोध्या जाने वालों की जिस प्रकार से इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, हर कोई इस समय अयोध्या जाना चाहता है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनसे सीधे बातचीत यहाँ पर की थी। अयोध्या के लिए सीधी उड़ान की यहाँ पर मंजूरी मांगी थी और उस पर अब केंद्र की मंजूरी के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए सीधे नागरिक विमान सेवा का यहाँ पर शुभारंभ किया है। उड़ान योजना के तहत इस योजना की शुरुआत यहाँ पर हुई है और एक साथ 3 शहरों के लिए, यानी देहरादून से अयोध्या के लिए, देहरादून से वाराणसी के लिए, देहरादून से अमृतसर के लिए, ये एक साथ यहाँ पर इस हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। हफ्ते में 3 दिन ये हवाई सेवा यहाँ पर चलने का काम करेगी और अभी शुरुआत नहीं कह सकते कि जो 20 मार्च तक का जो समय है, इस दौरान जो भी श्रद्धालु वहाँ पर जाएंगे, चाहे अयोध्या हो या अमृतसर हो या वाराणसी हो, उन्हें मात्र 2000 रुपये में ही जाने का ये अवसर यहाँ पर मिलने जा रहा है। सरकार की तरफ से विशेष अवसर यहाँ पर रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में कर सकें और अपने आप को विभूत यहाँ पर कर सकें, क्योंकि लोगों का एक सपना था कि अयोध्या जाना है, भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। और अब जब वहाँ पर उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हो चुकी है, भव्य मंदिर स्वरूप वहाँ पर बन चुका है, तो सभी लोग वहाँ जाने के लिए लालायित दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब इस सीधे तौर पर इस हवाई सेवा का शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और उत्तराखंड राज्य के लिए फ़ायदेमंद इसलिए भी कही जा सकती है कि जैसे सीधे शहरों से अगर हवाई सेवा का संपर्क देहरादून से जुड़ता तो फिर जो उत्तराखंड का जो पर्यटन है, उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, तीर्थाटन है, और ज़्यादा विकसित होने का काम यहाँ पर करेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएंगे और उत्तराखंड के पर्यटन का लाभ यहाँ पर लेंगे और उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है, पर्यटन सेक्टर का जो उद्योग है, वो उद्योग और मजबूत यहाँ पर होगा, उसका लाभ सीधे तौर पर उत्तराखंड जनता को यहाँ पर मिलेगा। तो लगातार प्रयास यही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग राज्य को मिल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि डबल इंजन सरकार का असर दिखने लगा है। जी बिल्कुल, अब बेशक इससे जो है पर्यटन में काफी लाभ हो रहा है और सरकार भी लगातार इसके लिए काम करे, लेकिन आम जनता की बात करें, उनके लिए कितना ये लाभदायक होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय हर कोई इस समय बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के दौर में समय की बचत यहाँ पर करना चाहता है। यानी जो रेल और बस का जो सफ़र लंबा हुआ करता था, जिसमें ज़्यादा समय लगता था, अब वो इस हवाई सेवा के माध्यम से और छोटा यहाँ पर हो रहा है। लगातार सरकार का प्रयास भी यही है कि कम समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी यहाँ पर तय कर पाएँ। यही वजह कि आज देहरादून से अयोध्या के लिए, वाराणसी के लिए और अमृतसर के लिए सीधे तौर पर हवाई सेवा का शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तो लोग सीधे अब इन शहरों में जा पाएंगे, किसी प्रकार की कोई दुविधा उन्हें नहीं होगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से उनका सीधा वो इन शहरों का रुख कर पाएंगे और कुछ ही समय में वहाँ पर
पहुंच पाएंगे। वहां से भी लोग इसी प्रकार से अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सेवा का शुरुआत हो चुकी है और इसका लाभ सीधे उत्तराखंड में मिले। तो उत्तराखंड की जो जनता इस समय अयोध्या जाना चाहती है, वाराणसी जाना चाहती है, वो इन सेवाओं का सीधे लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि इसके और सफल परिणाम भी यहाँ पर देखने मिलेंगे, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब पंतनगर एयरपोर्ट पर पिथौरागढ़ के लिए इसकी शुरुआत यहाँ पर करी थी हवाई सेवा की, तो उसका असर अभी तक यहाँ पर देखने को मिला है। यानी अभी तक जितनी भी फ्लाइट यहाँ से वहाँ के लिए टेक ऑफ हुई है, वहाँ से यहाँ के लिए आई है, सभी इस समय पूरी तरीके से यहाँ पर भरी नजर आ रही है। यानी इस समय सभी टिकट फुल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पर आगामी कुछ दिनों के लिए और भी, यानी कह सकते हैं कि अगले 2 महीने के लिए वो सभी इसी तरह की जो यात्रा में वो यहाँ पर टिकट फुल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार हवाई सेवा का जो नेटवर्क है वो मजबूत हो रहा है, लोग उस हवाई सेवा के लाभ यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी अब है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक महेश जीना का नगर निगम का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। महेश जीना पर आरोप है कि उन्होंने नगर आयुक्त गौरव कुमार के कार्यालय में घुसकर न केवल उनसे अभद्रता की बल्कि नगर आयुक्त को अपशब्द तक बोले, जिसके बाद नाराज नगर निगम कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया और पूरे नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा उठाने से भी मना कर दिया है। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के कर्मियों की मांग है कि अब उन्हें विधायक का इस्तीफा चाहिए और विधानसभा से विधायक की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। साथ ही जब तक अपने व्यवहार के लिए इस विधायक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक कार्य का बहिष्कार रहेगा। हमारी मांग तो ये है कि जो कल घटना घटी है, जो महेश जीना विधायक जी अपने दल बल के साथ आए हैं 2-2:30-3 बजे करीब, वो सीधे ऑफिस में हमारे बड़े बाबू जो हैं हमारे पवन थापा जी के कमरे में पहुंचते हैं और वहां पे जाते ही उनसे कोई सी टेंडर के बारे में पूछते हैं कि फाइल कहाँ है। उन्होंने कहा ठीक है हम ढूंढवाते हैं आपकी फाइल। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने हरकत की है, गाली गलौज, वहाँ बच्चियाँ थी 15-15, 20-20 साल की लड़कियाँ थी, उनकी गाली गलौज सुन करके वो सभी बाहर निकल आए। इसके बाद पवन थापा जी भी बाहर निकल करके नगर आयुक्त के कमरे में बताने गए कि साहब ऐसे ऐसे हरकत हो रही है वहाँ उसके पीछे पीछे नगर आयुक्त महोदय के कमरे में पहुंचे। नगर आयुक्त महोदय हमारे सीधे सज्जन शरीफ व्यक्ति हैं, उनके साथ भी गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, यहाँ तक कि खींचातानी हो गई, बोतल पटके गए उनके मेजों पर, ये अभद्र व्यवहार की गई माननीय विधायक जी द्वारा। ये पार्टी के संज्ञान में आया है, मीडिया के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई है, कमिश्नर गढ़वाल को इसकी जांच करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द 15 दिन में इसकी जांच कर उनको दी जाए। निश्चित रूप से अगर जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, किस बारे में हुआ है, ये सब चीज़ों का जब जांच आ जाएगी उसके बाद ही पार्टी इसमें कोई निर्णय लेगी। और जब हमारे इस प्रकार की चीज़ें हुई, पार्टी ने हमेशा निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, अपने अनुशासन के लिए मानी जाती है और हम कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें होती तो निश्चित रूप से संज्ञान में आने के बाद इस प्रकार की क्या कार्रवाई होनी उस पर पार्टी सोचती है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मदरसा की स्थिति और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इन्हीं प्रयासों को साकार करने के लिए मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मदरसों का दौरा कर रहे हैं। मोदी सरकार और धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम मदरसों में पढ़ने वाले जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, पसमानदा समाज से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें ये मदरसों के हमारे जो संचालक महोदय यहाँ सब आए हैं और बदरुल उलूम के अंदर हम लोग बैठे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS और IPS बने, साइंटिस्ट बने, ताकि वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ कर के उनका भी विकास हो सके, वो भी रोज़गार से जुड़ सके। तो इस सरकार का जो दृष्टिकोण है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और वो आज सिर्फ नारा नहीं है बल्कि गारंटी है कि जिस तरह से बगैर भेदभाव के तमाम योजनाएं जो हैं
वो पूरे देशवासियों को लाभान्वित कर रही हैं, वहीं मुसलमानों को भी उसका लाभ मिला है, क्योंकि मुसलमानों में गरीब लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उन्हें लाभ भी ज़्यादा मिला है। और नगर निगम और बीजेपी विधायक के बीच हुए नोकझोंक अपनी सुर्खियां बटोर रहा है, जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक के माफी मांगने तक काम का बहिष्कार करने का ऐलान किया। वहीं विधायक भी माफी न मांगने के हट में अटके हुए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। नगर निगम के कर्मचारियों से बदसलूकी भाजपा विधायक महेश जिन्ना को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद जो पूरी सिटी है देहरादून, वहाँ पर जो कूड़ा निस्तारण के साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो आज काम पे नहीं पहुंच रहे हैं। महेश जिन्ना का ये कहना है कि जो बंदरबाट नगर निगम के कर्मचारी और साथ साथ ठेकेदारों में चल रही है, उसके आरोपों से बचते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कर्मचारियों ने मांग की है कि अगर जब तक विधायक जी पूर्ण रूप से यहाँ पर माफी नहीं मांगेंगे या फिर विधानसभा सत्र से उनको बहिष्कार नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। और इसी को लेकर तमाम नगर निगम एक बार फिर चर्चाओं के विषय में आ चुका है और यहाँ पर जो पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया है। नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये अनिश्चित काल तक ये ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि पूर्ण रूप से जो महेश जिन्ना है उन्होंने पूर्ण रूप से माफी मांगने से मना कर दिया है, जिसके बाद पूरा मामला शासन तक पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने जो सचिव है विनय शंकर पांडे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी 15 दिन तक ये जो रिपोर्ट है नगर आयुक्त और साथ साथ महेश जिन्ना के बीच में जो हुआ है उसकी रिपोर्ट शासन को देगी, जिसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। अभी फिलहाल पूरी तरह से बहिष्कार है और ये मांग की जा रही है कि जल्द विधायक यहाँ पर आकर माफी मांगे। कैमरा जर्नलिस्ट हर्षुनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाएगा। बता दें कि कर अनुभाग के समस्त टैक्स इंस्पेक्टर को ऐसे भवन मालिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जो तय सीमा पर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। साथ ही इस पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नगर निगम का टारगेट 60 करोड़ रुपया है और अभी तक 40 करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है। वहीं शेष राशि की वसूली के लिए जो बकायेदार है उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहां से राशि जमा नहीं की जा रही है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम का टारगेट 60 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का है। अभी तक 46 करोड़ रुपए की राशि हमारे पास आ चुकी है। शेष राशि की वसूली के लिए जो भी बकायेदार हैं उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहां से राशि जमा नहीं की जा रही है उनको सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। और कांग्रेस में टिहरी सीट पर नई पीढ़ी के नेताओं की दावेदारी खुलकर सामने आने लगी है। अब कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भी टिहरी सीट पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने बयान जारी कर टिहरी लोकसभा सीट के लिए घोषित भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी को चुनौती देने का ताल ठोक दिया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि टिहरी में एक तरह से अब भी राजशाही कायम है, इसलिए वो राजशाही को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि इसका फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। जैसे ही उत्तराखंड भाजपा ने एक बार पुनः रानी साहिबा को टिहरी संसदीय क्षेत्र से रिपीट करने का मन बनाया और घोषणा की, तब से लगातार मन में उहापोह चल रहा था, एक आकलन चल रहा था कि आखिर रानी साहिबा की एक सांसद के रूप में भूमिका क्या रही, क्या उनकी साल दर साल उपलब्धि रही और नतीजा 0 बटा सन्नाटा मिला। ना उन्होंने विस्थापितों की बात को उठाया, ना डूब क्षेत्र के लोगों की बात को उठाया, ना उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, ना बेरोजगारी की बात, ना महंगाई की बात, ना जंगली जानवरों की बात। उन्होंने एक तरह से टिहरी की जनता को अनाथ छोड़ दिया। बार बार टिहरी की जनता ने उनको सर माथे बैठाया, पलक पावड़े बिछाए उनके लिए और उनको प्रेम और विश्वास
स्वरूप अपना मत उनके नाम कर दिया। लेकिन रानी साहिबा ने एक बार नहीं कई बार टिहरी की जनता की पीठ में छुरी भोंकी है। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत के लक्ष्य से मैदान में उतर चुकी भाजपा किसी भी स्तर पर कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि पार्टी ने 13 जिलों वाले इस राज्य में चुनावी रणनीति को उधार देने के लिए प्रांत से लेकर विधानसभा क्षेत्र स्तर तक 78 चुनाव प्रबंधन समितियां गठित कर दी है। यह सभी वॉर रूम के तौर पर कार्य करेंगे। साथ ही विधानसभा क्षेत्र स्तर की यह समितियां चुनावी रणनीति का बूथ स्तर तक सुनिश्चित कराएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कितनी सतर्क है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने पिछले साल सितंबर से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके बाद पार्टी ने मार्च तक के कार्यक्रमों को भी निर्धारित कर दिया है। इसमें सांसदों, विधायकों और पार्टी के मंडल स्तर तक के पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में हमारी कैंपेन कमेटियां बनी हैं, विज्ञापन की कमेटी हो, चुनाव प्रबंधन की कमेटियां हो, अतिथि को किस प्रकार से कार्यक्रम लगाने उसकी कमेटियां हो, तमाम कमेटियां उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बनाई है। इसी प्रकार से जिलों में भी कमेटियां बनाई गई हैं। तो तमाम जिले की कमेटियां की जिस प्रकार से दिशा निर्देश राज्य से दिए जाएंगे, स्टेट की जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है वो जिस प्रकार के दिशा निर्देश जिले को देगी, तो निश्चित रूप से वहाँ भी इसी प्रकार के काम होंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।